नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो टेक्निक साझा करने वाली हूँ उसे हम राशि तुल्य नवांशा बोलते हैं। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसे साउथ इंडिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस टेक्निक में हम D9 चार्ट जो नवांशा चार्ट है उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं और राशि चार्ट के साथ उसको हम स्टडी करते हैं। और इस टेक्निक का जो वर्णन है वह ध्रुव नाड़ी में खूब ज़्यादा किया गया है और जो श्री C.S. पटेल जी हैं उनकी भी पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है। ये टेक्निक क्या है, इसे किस प्रकार से यूज़ करना है, मैं उसके बारे में आपको उदाहरण समेत बताने वाली हूँ। और मित्रों, एक चीज़ मैं बता दूँ कि हमारी जो वर्ग चार्ट्स हैं जिनको डिविजनल चार्ट्स बोलते हैं, उनमें नवांशा चार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम षटबल की स्टडी करते हैं तो उसमें षटवर्ग होते हैं। 6 ऐसे वर्ग चार्ट हैं जिनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और वो वर्ग चार्ट हैं। हमारा सबसे पहला जो राशि चार्ट है उसे 6 अंक मिले हैं षट वर्गों में, और दूसरा जो वर्ग चार्ट है नवांशा चार्ट है जिसे 5 अंक मिले हैं। और उसके बाद हमारा D3 चार्ट है जिसे दृष्टिकोण चार्ट भी कहते हैं, त्रिमशांशा चार्ट भी। उस चार्ट को 4 अंक मिले हैं। और उसके बाद जो हमारा D2 चार्ट है जिसे होरा चार्ट भी कहते हैं, और जो हमारा द्वादशांशा चार्ट है जिसे D12 चार्ट भी कहते हैं, उसे 2 अंक मिले हैं, दोनों को 2-2 अंक मिले हैं। और जो हमारा त्रिमशांशा चार्ट है D30 चार्ट है उसे 1 अंक मिला है। तो ये सारे जो चार्ट्स हैं इन सब की स्टडी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आने वाले वीडियोस में मैं इन सभी वर्गों के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इनको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। आज मैं आपको नवांशा चार्ट को राशि चार्ट के साथ किस प्रकार से इस्तेमाल करना है और कैसे प्रेडिक्शन देनी है उसके बारे में बताऊंगी। देखिए मित्रों, ये तो आप सभी जानते हो कि कोई ग्रह यदि राशि चार्ट में जो लग्न चार्ट है उसमें जिस राशि में भी है, यदि वह नवांशा में भी उसी राशि में ही रहता है तो उसे वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं, वर्गोत्तम राशि का ग्रह बोलते हैं। और वर्गोत्तम राशि के ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। वह ग्रह जिन राशियों में मौजूद होते हैं हमारे D1 चार्ट में, उन राशियों के तो अच्छे परिणाम देते ही हैं। जिन राशियों के वह अधिपति होते हैं, जिनके वह स्वामी होते हैं, उन राशियों के भी वह हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट देते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं, पर ऐसे में हम क्या प्रेडिक्शन देंगे यदि कोई ग्रह अपनी राशि से दूसरी राशि में गया है। यानी कि मान लीजिए कोई ग्रह 8 नंबर की राशि में है और यहाँ पर वह मान लीजिए 9 नंबर की राशि में है, तो यानी कि 8 से 9 दूसरे घर में गया है, तो वह कैसे परिणाम देगा। यदि अपने से तीसरे में गया है तो वह क्या परिणाम देगा, तो वो मैं आपको इस टेक्निक के माध्यम से बताऊंगी। यदि कोई ग्रह अपने से दूसरे नंबर की राशि में जाता है तो उसे हम धनांशा बोलते हैं। यदि कोई ग्रह अपने से तीसरे नंबर की राशि में जाता है इन चार्ट्स में, तो हम उसे बोलेंगे कि वह विक्रमांशा में गया है। यदि कोई ग्रह अपने से चौथे नंबर की राशि में जाता है तो हम बोलेंगे वह सुखांशा में गया है। यदि कोई ग्रह अपने से 5वें नंबर की राशि में जाता है तो हम बोलेंगे वह पुत्रांशा में गया है। यदि कोई ग्रह अपने से 6ठे नंबर की राशि में जाता है तो हम बोलेंगे यह षष्ठ्यांशा में गया है। यदि कोई ग्रह अपने से सप्तम में जाता है तो हम बोलेंगे ये भार्यांशा या दार्यांशा में गया है। यदि कोई ग्रह अपने से अष्टम भाव में जाता है, अष्टम राशि में जाता है, तो हम उसे बोलेंगे निधनांशा में गया है। यदि कोई ग्रह अपने से 9वीं राशि में जाता है तो हम बोलेंगे भाग्यांशा में गया है। यदि कोई ग्रह अपने से 10वीं राशि में जाता है तो हम बोलेंगे कार्यांशा में गया है। यदि कोई ग्रह अपने से 11वीं राशि में जाता है तो हम बोलेंगे लाभांशा में गया है। और यदि कोई ग्रह अपने से 12वीं राशि में जाता है तो हम व्ययांशा बोलेंगे। मित्रों, जैसे कि नाम बता रहे हैं, दूसरे भाव में जाने से आपको धन लाभ होता है, तीसरे भाव में जाने से आपको पराक्रम की प्राप्ति होती है। उस दशा में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चौथे भाव में यदि कोई ग्रह जाता है तो आपको उस दशा में सुख की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में कोई जाता है तो पुत्र संबंधित या पंचम भाव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वह आपको मिलती हैं। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान भी है। पंचम भाव से और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, उन सभी में से कुछ चीज़ों की आपको प्राप्ति होती है। उसी प्रकार 6ठे भाव से रोग ऋण शत्रु आते हैं तो वह सब
भी आपको उस दशा में देखने पड़ते हैं। छठे भाव से कंपटीशन भी आता है, वह सब भी आपको उस दशा में जूझना पड़ता है। सप्तम भाव से आपकी पार्टनरशिप्स आती हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स आती हैं, पत्नी संबंधित चीज़ें आती हैं, विदेशी यात्राएं भी आती हैं, वह सब आपको दार्यांशा में मिलेगा। यदि कोई निधनांशा में गया है, अपने से अष्टम भाव में गया है, तो वहाँ पर आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, अचानक से होने वाली घटनाएं देखनी पड़ेंगी, और भी बहुत सी जो आठवें घर से आने वाली चीज़ें हैं वह आपको देखनी पड़ेंगी। यदि कोई ग्रह अपने से नवें भाव में गया है तो आपको उस दशा में भाग्य उदय होगा, भाग्य आपका साथ देने वाला है, और जो भी नवें भाव से आने वाली चीज़ें हैं उनमें से कुछ चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से यदि अपने से दशम में गया है तो आपको एक स्टेटस की प्राप्ति होगी, क्योंकि 10वां भाव आपका स्टेटस, ओहदा बताता है। यदि कोई ग्रह अपने से 11वें भाव में गया है तो आपको उस दशा में लाभ की प्राप्ति होगी। यदि कोई ग्रह अपने से 12वें में गया है तो आपको उस दशा में खर्चे बढ़ेंगे, नुकसान होंगे। व्यायामशा में गया है तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो आइए हम मोदी जी के चार्ट से इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे इसको रीड करना है। तो मित्रों, हम ये उदाहरण लेंगे 2014 का, जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली दफ़ा भारत के जो है प्रधानमंत्री चुने गए थे। इससे पूर्व वह गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उनको लोकसभा चुनाव में 2014 में जीत की प्राप्ति हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो जीत है ये अब तक की 1984 के बाद की सबसे बड़ी किसी पार्टी की जीत थी, जिसमें उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री से जो चुनाव जीते थे और उनकी पार्टी को मेजॉरिटी के वोट्स मिले थे और वह पूर्णतः जो थी वोटिंग में पावर में आ गई थी और उनको इस तरह के परिणाम मिले थे। तो आइए देखते हैं कि उनकी उस समय क्या ग्रह दशाएं थी और उसको हम राशि तुल्य नवांश से कैसे स्टडी करेंगे। उस समय उनकी चंद्रमा में राहु की दशा थी। तो मित्रों, उनकी कुंडली में पहले हम चंद्रमा जो महादशा है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, चंद्रमा 9वें भाव का स्वामी है और 9वें भाव से जो बाधाएं भी आती हैं, इस चार्ट के लिए 9वां भाव बाधेश भी है। तो हमने इस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देनी, हमने ये देखना है कि चंद्रमा बैठा कहाँ हुआ है राशि तुल्य नवांश में। यहाँ पर लग्न में बैठा है और यहाँ पर चंद्रमा 6 नंबर की राशि में बैठा है। तो 6 नंबर की राशि यानी कि यहाँ अब राशि तुल्य नवांश में ये जो भी राशि है उसको हम यहाँ ले आएंगे, यानी कि चंद्रमा यहाँ से अब यहाँ आ जाएगा। तो चंद्रमा अपने से 11वें भाव में चला गया, तो यानी कि चंद्रमा की दशा उनको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कराएगी, क्योंकि अपने से ये लाभांश में है। चंद्रमा टू चंद्रमा 3-11 का संबंध है। यहाँ से गिनोगे तो तीसरा भाव और यहाँ से गिनोगे तो 11वां भाव। तो यानी कि चंद्रमा की दशा जो है लाभ भी देगी और विक्रमांशा भी है, यानी कि मेहनत भी कराने वाली है। और लग्न से भी वह 11वें भाव में है। दोनों तरह से आपस में भी 3-11 का संबंध है और लग्न से भी 3-11 का, तो उनको लाभ की प्राप्ति तो होने ही वाली है इस दशा में। तो महादशा ने तो टिक मार्क कर दिया। उसके बाद हम अंतरदशा का अध्ययन करेंगे। अंतरदशा उनकी राहु की थी, तो राहु उनके पंचम भाव में बैठा है मीन राशि में, और यहाँ पर राहु जो है उनके यहाँ पर भी राहु उनके लियो साइन में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है। तो सिंह राशि का राहु यानी कि यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर वह मीन राशि का है, यहाँ सिंह राशि का है। तो हम ये सबसे पहले ये देखेंगे कि आपस में इनका क्या संबंध है। 1 2 3 4 5 6 आपस में इनका 6-8 का संबंध है। आप यहाँ से गिनेंगे तो ये षष्ठ्यांशा में बैठा है और यहाँ से गिनेंगे तो निधनांशा में बैठा है। तो षष्ठ्यांशा में यानी कि इस राहु की दशा में उनको कंपटीशन झेलने पड़ेंगे, दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। तो इस दशा में उनको जो इलेक्शन उन्होंने लड़े थे वह एक कंपटीशन था और उनकी जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो उनके लिए एनिमीज़ हो गई। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ से आप 8वां भाव गिन रहे हैं, यहाँ से आप गिनेंगे तो राहु 8वां पड़ता है, 6-8 का योग है। तो यानी कि इस दशा में उनको अचानक से बहुत अच्छी जीत प्राप्ति हुई थी और अचानक से ही वह उनके साथ अच्छी घटनाएं हुई। अब मैं ये अच्छी घटनाएं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ही राहु जो हैं
इनके शुभ स्थानों में बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं। अब लगन से देखेंगे, पहले तो हमने राहु से राहु का संबंध देखा, अब हम लग्न से देखेंगे। लग्न से यहाँ पंचम भाव और लग्न से यहाँ दशम भाव का राहु, यानी कि राहु की दशा उनको पॉलिटिक्स, पंचम भाव से पॉलिटिक्स आती है और यहाँ दशम भाव से एक स्टेटस आता है, पावर आता है। तो राहु की दशा उनको पॉलिटिक्स में पावर दिलाने वाली भी है। तो हमने देखिए एक अंतरदशा से कितनी सारी चीज़ें देखी। पहले तो राहु से राहु का संबंध देखा, फिर हमने लग्न से राहु का संबंध देखा, लग्न से पंचम और यहाँ लग्न से दशम। तो इनको इस दशा में पंचम, दशम, छठा भाव और आठवां भाव, ये सभी भावों के रिजल्ट राहु की दशा दे रही है। तो मित्रों, ये बहुत आसान तरीका है और इसके माध्यम से आप कोई भी भविष्यवाणी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि राहु में केतु की दशा उनको क्या फल देगी, क्योंकि जब 2019 में पिछले साल जब इलेक्शंस हुए थे तब उनकी चंद्रमा में केतु की दशा चल रही थी। तो चंद्रमा में केतु यानी कि चंद्रमा की दशा तो पहले के समान ही है, यहाँ पर 3-11 का संबंध बन रहा है, तो लाभ तो लग रहा है देगी चंद्रमा की दशा। अब केतु ने क्या करना है वो भी देखते हैं कि लाभ देगी और कितना देगी। तो अब ये केतु की दशा बताएगी। तो केतु जो है उनकी कुंडली में यहाँ 11वें भाव में बैठा है और यहाँ पर केतु जो है 8वें भाव में बैठा है और कुंभ राशि का है, यहाँ कन्या राशि का है, यहाँ कुंभ राशि का है। तो इस केतु को हम कुंभ राशि में यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ कुंभ राशि के केतु को हम डालेंगे तो फिर हम इसका अध्ययन करते हैं। केतु से केतु का कनेक्शन देखते हैं पहले क्या है। 1 2 3 4 5 6 केतु आपस में 6 8 बैठे हैं, यहाँ से छठा और यहाँ से गिनेंगे तो 8वां। तो यानी कि जैसे कि राहु की दशा ने 6 8 का संबंध दिया था, उनको कंपीट करना पड़ा था और अचानक से ही उतार चढ़ाव उनको देखने पड़े थे, वो उनको केतु की दशा में भी देखने पड़ेंगे। अब उसके अलावा केतु की दशा क्या कर रही है, लग्न, यानी कि वो उनको खुद से क्या परिणाम मिलेंगे, खुद को क्या परिणाम मिलेंगे। केतु से केतु ने तो 6 8 बताया कि ये भी उनको करना पड़ेगा, पर लग्न जो ये स्वयं है, इनको क्या परिणाम मिल रहे हैं। इनके स्वयं से ये केतु जो है 4थे भाव में बैठा है, पहले वो 11वें भाव में बैठा है, यानी कि स्वयं को लाभ तो दिला रहा है केतु, इनके स्वयं से तो 11वें में बैठा है। पर जब हम नवांश के केतु का भी अध्ययन करेंगे तो वे स्वयं से 4थे भाव में आ गया, यानी कि 4थे भाव से पब्लिक भी आती है, मासेज आता है, लोग आते हैं, जनता आती है। तो यानी कि जनता से लाभ जनता से। तो आप इन दोनों को मिला दीजिए, आपको डॉट्स को मिलाना है और आप सीधा कुंडली के बारे में बता सकते हैं। तो यानी कि केतु की दशा उनको लोगों से लाभ प्राप्त करवा रही है और 6 8 11 को भी जागृत कर रही है। तो यानी कि लोगों को कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा या लोगों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लोगों से लाभ भी होगा। ये मैं किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि अभी भी केतु की दशा चल रही है और अभी कोरोना वायरस की चपेट में पूरा देश आया हुआ है और उनको लोगों से संबंधित उलझनें आ रही हैं, मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। और क्योंकि लाभ भाव में भी बैठा है तो उनको लोगों से कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम इसे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको केवल 2 चीज़ें देखनी है, लग्न से कहाँ बैठा है D1 चार्ट में, और D9 चार्ट का जब हम लग्न में डालेंगे तब लग्न से कहाँ बैठा है। पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है। फिर दूसरी चीज़ देखनी है प्लैनेट अपने से कौन सी स्थिति में बैठा है। जैसे केतु अपने से यहाँ 6 8 बैठा है, तो जब आप ये दोनों पैरामीटर्स को जोड़ देंगे तो आप आसानी से कुछ भी बता सकते हैं। और मोदी जी के बारे में मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि ये जो दशा है ये सितंबर तक चल रही है और सितंबर के बाद उनकी शुक्र की अंतर्दशा आने वाली है। और शुक्र जो है यहाँ वर्गोत्तमी है, यहाँ पर भी सिंह राशि का है, यहाँ पर भी सिंह राशि का है। तो शुक्र की दशा उनके लिए अच्छी जाने वाली है मित्रों, क्योंकि ये दशम भाव में उनको एक बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाला है शुक्र की दशा में। और ये
क्योंकि विदेश का भी स्थान है शुक्र, और ये भी अब्रॉड का है और ये पार्टनरशिप्स का भी है। तो शुक्र की दशा में उनके साथ जो विदेशी पार्टनरशिप्स वह बनाने में सफल रहने वाले हैं, क्योंकि शुक्र दशम भाव में है। तो विदेशों से संबंधित बहुत सी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें कि उनका स्टेटस बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा और वह बहुत उस समय अच्छा प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो मित्रों, ये थी राशि तुल्य नवांश की टेक्निक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी और आपको ये पसंद आई होगी। तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया। बहुत जल्दी मैं आपको एक और अच्छे वीडियो के साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।